हेलो दोस्तों, हम सीटेट सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 ये दोस्तों हैं पेडागोजी का क्लास। और दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, मुझे विश्वास है। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो आज का प्रश्न है पॉजिटिव वर्ड। इस पॉजिटिव वर्ड को दोस्तों याद रखिएगा, बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित, इनको याद रखिएगा। यहाँ पढ़ते हैं 1 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा डैश है, कैसा होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित। दोस्तों एक जो प्रगतिशील कक्षा है, क्या हम लोग बच्चे को परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं? नहीं, परीक्षा के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, क्या हम पाठ्य पुस्तक केंद्रित विद्यालय चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल नहीं। हमको चाहिए विद्यालय बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का अर्थ ये होता है कि सबका जड़ जो है ना बालक ही होना चाहिए। जैसे स्कूल किसके लिए बना है? बच्चा के लिए बना है। टीचर किसके लिए आते हैं? बच्चा के लिए आते हैं। चाहे ब्लैक बोर्ड हो, स्कूल हो, पुस्तक किसके लिए है? तो बच्चा के लिए है, तो पुस्तक बच्चे के जैसा होना चाहिए। टीचर किसके लिए है? बच्चे के लिए, तो बच्चे के जैसा होना चाहिए। तो विद्यालय हो, स्कूल हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, स्कूल से जुड़ा हुआ सब होना चाहिए। कैसा? बाल केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। हम बच्चों को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर लॉक हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव वर्ड को याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड है मातृभाषा। बच्चे को जब भी पढ़ाइएगा 1 to 5 के बच्चे को, तो उनके मातृभाषा में ही पढ़ाइएगा। पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चे से बातचीत किस भाषा में करेंगे? क्षेत्रीय भाषा में? गलत। केवल हिंदी भाषा में? ये भी गलत है। केवल अंग्रेजी भाषा में? ये गलत। बच्चों की मातृभाषा का, जब हम लोग बच्चे से बात करेंगे तो उनकी मातृभाषा में ही बात करिए, ताकि बच्चा जो है जो भी बच्चा अपने बारे में बताएंगे वो अपनी मातृभाषा में ही बताएंगे, अच्छा से बता ही पाएंगे। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये निगेटिव वर्ड है नामीकरण का अर्थ होता है बांटना, नामीकरण करना, कैटेगरी वाइज करना, बांटना, अलग अलग करना, ये निगेटिव वर्ड है। तो बच्चे को कभी भी आप बांटिएगा नहीं। पढ़ते हैं बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, इससे होगा क्या? पढ़ते हैं अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा नहीं। अगर बच्चा को हम बांट देंगे तो बच्चा में हीन भावना आ जाएंगे, बच्चा दुखी हो जाएंगे। अगर बांट देंगे तो जो बच्चा बटा हुआ है वो महसूस करेगा कि हम में कुछ कमी है, इसलिए हमको बांट दिया गया है। इसलिए बच्चे को कभी भी बांटिएगा नहीं। पढ़ते हैं बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना, ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बच्चा वर्गों में बांट जाएंगे तो, नामीकरण हो जाएंगे तो। बच्चों के अधिगम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, नहीं, ये गलत है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। देखिए, जब भी आप पेडागोजी का सवाल हल कीजिएगा तो बच्चा में कभी भी कमी मत निकालिएगा, बच्चा में कमी नहीं होता है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्न का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा को पढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है। फिर बच्चे से पढ़ाते हैं बताइए भारत के राष्ट्रीय पक्षी के नाम बताओ। यानी कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते बच्चा से पूछ भी लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इसे शिक्षा को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा, तो इसको कहते हैं रचनात्मक। जब बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ लेते हैं, इसमें एग्जाम नहीं लिए जाते हैं।
बस प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसी को कहते हैं रचनात्मक। और योगात्मक आकलन में अंक दिया जाता है, मार्क दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, और ये साल में एक बार होता है या तो सेमेस्टर वाइज होगा, तो इसलिए ये निगेटिव है, योगात्मक निगेटिव है। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। मानकीकृत का अर्थ ये होता है कि सभी बच्चा मेरा जितना है ना, सभी बच्चे एक समान है, बुद्धि का लेवल एक समान है, और जितना बच्चे हैं पढ़ने में सब मेरा एक समान है। इसलिए मानकीकृत गलत ऑप्शन है, ये बहुत निगेटिव वर्ड है। मानक संदर्भिक मूल्यांकन, नहीं दोस्तों ये नहीं होंगे, इसका 2 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, बच्चों की विकास का क्रम कैसा होना चाहिए। पहले बच्चे को आसान चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद बच्चे को जटिल चीज़ सिखाएंगे। पहले बच्चे को मूर्त चीज़ देंगे, मूर्त वाला चीज़, उसके बाद बच्चे को अमूर्त देंगे। बच्चे को पहले समान विकास, उसके बाद जटिल विकास। बच्चे को पहले, अब ये दोस्तों समझ गए होंगे आप, बच्चे में 2 प्रकार के विकास होता है, उनको याद रखिएगा। जो विकास सर से पैर की ओर होगा, सर से पैर की ओर, उसको बोलते हैं सिफेलोकोडल, और जो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। तो पढ़ते हैं विकास दोस्तों, पढ़ लिए प्रश्न। अब पढ़ते हैं अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, ये उल्टा दिया, पहले मूर्त विकास होता है तब अमूर्त होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। पैरों से सर की ओर, ये भी विकास गलत है। हाथ पैर से केंद्र की ओर, ये भी गलत है। पहले केंद्र का विकास होता है फिर पैर का होता है, पहले सर का विकास होता है फिर पैर का विकास होता है, ये सब इसलिए गलत है। बच्चे में पहले समान विकास होगा, उसके बाद बच्चे में विशिष्ट विकास होता है, विशिष्ट की ओर। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं है। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक, ये भी नहीं हो सकता है। केवल औपचारिक मिस होता है, औपचारिक यानी कि जगे हुए सचेत में अनुदेशन प्रक्रिया ही हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर 2 नंबर से हो जाएंगे। एक सामाजिक प्रक्रिया, लोग एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेगेटिव वर्ड है तुलना करना। आप 2 बच्चा है, इसके बीच में कभी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि इसका आर्थिक स्थिति कुछ और है, इसका वातावरण कुछ और है, और इसके माता पिता का हेरिडिटी कुछ और है। इसलिए 2 बच्चे के बीच में कभी भी तुलना मत कीजिएगा कि देखो उसका भाई तो टीचर बन गया, अभी भी तुम बेरोजगार हो। तो बच्चे को ये कभी मत बोलना चाहिए, क्या पता ये टीचर बना है, क्या पता आपके बेटे प्रोफेसर बन जाए, उससे आगे चले जाए। तो ये कोनो जरूरी नहीं है, इसलिए बच्चे का तुलना, एक बच्चे का तुलना दूसरे बच्चे से कभी नहीं करना चाहिए। और याद करना, और बच्चे की ये कभी मत बोलिए क्या कि आप याद कर लो। बच्चे को याद करने के लिए कभी मत दीजिएगा, उसको समझाइएगा, कंसेप्ट समझाइएगा, एक्टिविटी से पढ़ाइएगा, क्रियाकलाप से बच्चे को सृजन करने के लिए दीजिएगा। कंठस्थ बच्चे को कभी मत कराइएगा। बच्चा को एक्टिविटी के साथ ही पढ़ाना है, और दैनिक जीवन से बच्चे को जोड़ के पढ़ाइएगा, अब जब भी पढ़ाइएगा, और मातृभाषा में पढ़ाइएगा। तो पढ़ते हैं, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बच्चे का मूल्यांकन कैसे होगा। रटने की क्षमता का परीक्षण, जहाँ रटना आ जाएंगे ये दुश्मन वर्ड है, इसको काट देना है पहले। पुनरुत्पादन हुआ, याद करने की क्षमता को मापना, बच्चे को याद करवाना ही नहीं है, बच्चे से बच्चे को समझा कर पढ़ाना है, ये निगेटिव वर्ड है, इनको याद रखिएगा। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, बच्चे को कभी भी तुलना करना ही नहीं है बच्चे से, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया मदद करना, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बच्चे जो पढ़ते हैं उसको सीखने की प्रक्रिया में क्या करेंगे हम लोग, मदद करेंगे। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ये ऑप्शन है ना चारों, इस ऑप्शन को छांटने के लिए सीखिए,
ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सीखिए, तब आप सही ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभावान विद्यार्थी। प्रतिभावान विद्यार्थी उसको कहते हैं जिसका बुद्धि क्षमता सबसे अधिक होता है, 140 प्लस होता है। ऐसे स्टूडेंट को गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, जीनियस बच्चे कहते हैं दोस्तों। जिस बच्चे का दिमाग सबसे तेज है, जैसे APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों पढ़ते हैं, जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 140 प्लस होते हैं, ऐसे बच्चे रिस्क लेते हैं और ऐसे बच्चे के जो सोचते हैं उस सोचता में क्या होता है, सटीकता होते हैं। जो बच्चा बोल देगा वही होगा। तो पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में, विद्यार्थी के बारे में। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, ये सही बात है। जो बच्चे प्रतिभाशाली है उसमें ये गुण होगा। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्न को हल करने में असमर्थ होते हैं, वह तो नीचे वाले प्रश्न को हवा में उड़ा देगा ऐसे बच्चे, जो बच्चे जीनियस है। सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति होते हैं, जो बच्चे जीनियस है क्या वह सरल और आसान कार्य चुनते हैं? नहीं चुनते हैं ना, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, बच्चे में समझ का अभाव होगा, जीनियस बच्चा में कभी नहीं ना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सीखिए, ऑप्शन को छांटने के लिए सीखिए, आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बच्चे को क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? ये चारों ऑप्शन है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। उन्हें दिए गए प्रश्नों में से समान गुण खोजने के लिए कहें। पढ़ते हैं नेक्स्ट, उन्हें संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट, बच्चा को क्या नहीं देना चाहिए? पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े, यही हमको नहीं करना चाहिए। बच्चे पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, नहीं, बच्चे में पहले सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करेंगे उसका जटिल में, हमको यही नहीं करना है। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, अब जो बच्चे को सिखाते हैं, नया जो जानकारी दे रहे हैं उसको अगर पिछला ज्ञान से हम जोड़ देंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएंगे ना। बोल रहा है कि ये नहीं करनी, ये तो हमको करना है, हमको ये भी करना है। जब बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो कंसेप्ट से संबंधित उदाहरण भी देंगे और गैर उदाहरण भी देंगे। जैसे फल के बारे में बताएंगे ना बच्चे को, उसको और चीज़ के दूसरे भी चीज़ के बारे में बता देंगे। जैसे फल का जैसे हम उदाहरण देते हैं, आम है, केला है, ये सब बताएंगे। और उसको सब्जी का भी उदाहरण उसमें देना है, जैसे सब्जी में आलू है, प्याज है, टमाटर है, इस सब का उदाहरण बच्चे को उदाहरण भी देना है और गैर उदाहरण दोनों देकर बच्चे को पढ़ाना है सीटेट के अनुसार। दोस्तों समझ होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जब बच्चे रुचि से पढ़ेंगे, उत्साह से पढ़ेंगे, अपने मन और जुनून से पढ़ेंगे, अपने मन से जब बच्चे पढ़ते हैं उसी को कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। जब बच्चे मार्क के लिए, अंक के लिए, ग्रेड के लिए, पुरस्कार के लिए, माता पिता को खुश करने के लिए, टीचर को खुश करने के लिए जब पढ़ेंगे बच्चे, वो है बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो हम को इंटरनल मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, आज का ये चारों ऑप्शन है, इसमें जो बेस्ट होगा वो आंसर सही हो जाएगा। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की ओर समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। पढ़ते हैं, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, गलत है। दंड से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये बच्चा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आना है इनको, तो प्रतियोगिता के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गए। जब दूसरों के लिए हम पढ़ेंगे वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाते हैं। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गए हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है।
तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इनके बारे में शिक्षिका के बारे में हम लोग जानेंगे। एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, 4 ऑप्शन है, चारों में जो बेस्ट होगा वही आंसर सही होगा। बच्चे की विविध ज़रूरतों को पता लगाना व उनका ख्याल रखना, ये सही बात है, ऐसा करना चाहिए। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, ये बोलते हैं केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर गलत ध्यान देना, यही गलत बात है। हमको सभी बच्चों को लेकर चलना है ना। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना। पृथक्करण का अर्थ होता है बच्चों को अलग करना। दोस्तों, हम बच्चों को अलग कभी नहीं करेंगे। बच्चे को अलग करने से उसमें हीन भावना हो जाएंगे, बच्चे को दुख हो जाते हैं, और हम ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे हम। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संख्या से पढ़ाया जाए। नहीं, बच्चे को अलग नहीं करना, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापिका को क्या, शिक्षिका को क्या ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए बच्चे को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें 5 ऑप्शन कैसे आ गया, पढ़ते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट। इसका ये प्रश्न संपूर्ण प्रश्न है, पढ़ते हैं। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सही बात है। बच्चे को स्वीकारना और बच्चे को सम्मान देना है। बच्चे को नज़रअंदाज कभी मत कीजिएगा, बच्चे को नज़रअंदाज कभी मत कीजिएगा, उसको सम्मान दीजिएगा, उसका आदर कीजिएगा, उसका महत्व दीजिएगा। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, हमको अनदेखा कभी नहीं करना है। बी ऑप्शन गलत है, तो बी कहाँ कहाँ है, बी यहाँ है, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी यहाँ है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। सहसंप्रदाय को बनाए रखना चाहिए। अप्रत्यक्ष निर्देश, बच्चे को अप्रत्यक्ष निर्देश भी नहीं देना है, बच्चे को प्रत्यक्ष निर्देश देना है। बच्चे छोटे हैं ना। 4 नंबर यहाँ है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विद्यार्थियों की स्वायत्तता व लचीलापन, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। लचीलापन का अर्थ होता है कि बच्चे को कुछ छूट देना है। क्या करना है, छूट। अगर कोई बच्चा लेट से आते हैं पढ़ने के लिए, उसको मारिएगा बात, उसको कुछ लचीलापन देना कि बस लचीलापन देना है। अगर कोई पाठ है, सिलेबस है, बच्चा सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाते हैं, उसको लचीलापन दीजिए सिलेबस में, सिलेबस में छूट करिए। ये सीटेट में लिखा हुआ है, बच्चे जब पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाते हैं, सिलेबस में छूट दीजिए, उसमें लचीलापन लाइए, फ्लेक्सिबल लाइए। स्कूल के टाइम और विद्यालय के टाइम जो भी है उसमें फ्लेक्सिबल लाइए। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। अनदेखा के इसलिए गलत, अनदेखा करना निगेटिव वर्ड है, इनको याद रखिएगा। और फ्लेक्सिबल ये सही वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे देख नहीं पाते हैं तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, उसके बारे में दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं, विविध तरह के दृश्यक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना। हम दृश्यक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान कैसे देंगे, बच्चे देख ही नहीं पाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सी मुख्य फिल्म दिखानी चाहिए। मुख्य फिल्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पता है? मुख्य फिल्म का अर्थ ये होता है कि जिस फिल्म में आवाज़ नहीं होते हैं उसी को कहते हैं। जब बच्चा देख ही नहीं पाते हैं तो मुख्य फिल्म को हम लोग क्या करेंगे, चला के। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, चित्र होनी चाहिए। देखिए चित्र होनी चाहिए, अगर कोई वर्कशीट है उसमें चित्र होना चाहिए। बच्चा देख ही नहीं पाते हैं, चित्र रह कर क्या होगा, देख ही नहीं पाते, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। कई प्रकार के
स्पर्शनीय। बच्चे हाथ से स्पर्श करके पढ़ेंगे ना, ब्रेल लिपि में पढ़ेंगे, उसमें 6 बिंदु होते हैं, इनको याद रखिएगा। जो उभरा हुआ होता है या उठा हुआ होता है उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है, बच्चे को विभिन्न प्रकार के रंग वाली चिकनी मिट्टी देता है, मिट्टी कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को मिट्टी दे देते हैं, बोले कि बच्चे तुम्हारे मन में जो है ना तुम बना के हमको दिखाओ, ऐसा टीचर बोलते हैं। तो उससे बच्चा क्या, शिक्षक जो है बच्चे के साथ क्या करवाना चाहते हैं, बच्चे को रटाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करवाना। ये शब्द आएंगे उसको काट दीजिएगा। असहयोग, अनुशासनहीनता, क्या बच्चे को अनुशासनहीनता करना नहीं, वो बच्चे में सृजनात्मक, वो बच्चे में सृजन करने के लिए देते हैं। कुछ अपना मन से आविष्कार करो, सृजन करो, कुछ बनाओ, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। रचनावादी का अर्थ होता है कि जैसे क्लास है ना, उसमें बच्चे के साथ क्या करना है, पढ़ते समय उससे प्रश्न पूछ लेना और उनके कमियों को दूर कर देना, उसी कहते हैं रचनावादी। तो पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, इस चारों में जो बेस्ट होगा, बेस्ट वही आंसर सही होगा। बारंबार है, ये बारंबार होगा यहाँ पर, बारंबार वेधन और अभ्यास। यहाँ पर दोस्तों बारंबार लिखा हुआ है, वेधन और अभ्यास, जिसको कहते हैं ड्रिल और प्रैक्टिस। बच्चे को बार बार मत बोलिए लिखने के लिए, जाइए एक खां तो तुम नहीं सीखे हैं टेबल 12 का, तो जाइए जाओ 12 का को 5 बार लिख के आओ, ऐसा नहीं बोलना है सीटेट के अनुसार। उसी को कहते हैं वेधन अभ्यास, यानी कि ड्रिल और प्रैक्टिस बच्चे से नहीं करवाइएगा, बच्चा को एक्टिविटी से ही पढ़ाइएगा, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे। इनाम और सज़ा के प्रयोग करना, बच्चे को कभी भी इनाम और सज़ा मत दीजिएगा। इनाम और सज़ा बच्चे को नहीं देना है। आप बच्चे को सज़ा मत दे सकते हैं, इनाम भी नहीं देना है। बच्चे को इनाम कब दिया जाता है, जब बच्चा विशेष उपलब्धि प्राप्त करते हैं तब इनाम दिया जाता है, इनको याद रखिएगा। तो इसलिए इनाम नहीं देना है, सज़ा भी बच्चे को नहीं देना है, डांटना नहीं है, बच्चे को हतोत्साहित नहीं कराना है, धमकाना भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, बच्चा जब इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चा जब अन्वेषण करके और अंतःक्रिया के द्वारा खोज में प्रक्रिया सीखते हैं, इसका 2 नंबर राइट आंसर है। जानकारी के भंडार व उपयोजन से होता है, इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।